तो बच्चों लेबोरेटरी में हम किस तरह से ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है कि हाउ टू प्रिपेयर ऑक्सीजन गैस या O2 गैस इन लेबोरेटरी। उसके लिए हमारे पास एक कंपाउंड होता है दैट इज़ कॉल्ड KClO3। इस कंपाउंड की क्या करनी होती है, डिकम्पोजिशन करनी होती है, ठीक है। और ये डिकम्पोजिशन कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन होती है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। तो यहाँ पर हम पोटेशियम क्लोरेट की कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन करने जा रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप जानते हैं एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कंपाउंड अपने एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन होता है, और कैटालाइटिक मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऐसा हो। और जो कंपाउंड हमने यहाँ पर लिया है, हियर यू कैन सी दिस कंपाउंड KClO3, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पोटेशियम क्लोरेट। ये हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट कहलाता है, क्योंकि जो ClO3 आयन होता है ना हमारे पास, ClO3 माइनस आयन, ये वाला जो आयन हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड क्लोरेट आयन। तो ये पोटेशियम है और ये क्लोरेट है, तो पोटेशियम क्लोरेट बन गया ये। तो पोटेशियम क्लोरेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यूज़ यहाँ पर हम कहते हैं MnO2। MnO2 कौन सा कैटलिस्ट हमारे पास कहलाता है, दिस इज मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है, जो कैटलिस्ट को हमेशा एरो के ऊपर लिखते हैं, और एट अ हाई टेम्परेचर हम इस रिएक्शन को करा रहे होते हैं। तो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और हाई टेम्परेचर देते हैं, तो उससे क्या होता है KClO3 जो है वो ब्रेक हो जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट्स में। KCl अलग हो जाता है और ऑक्सीजन यहाँ पे अलग सेपरेट आउट हो जाता है। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन होती है, सही है। तो O3 तो नहीं बनेगा, O2 बन जाएगा, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 3, तो बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। तो इस तरह से हमारे पास ये जो गैस है ऑक्सीजन गैस, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन हो गई। तो ऑक्सीजन गैस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट MnO2। ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है और KClO3 ब्रेक डाउन हो जा रहे थे KCl और ऑक्सीजन गैस में। तो ये हमारे बुक का मेथड है। ये जो मेथड हमारे पास है यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ एक्चुअली द बुक मेथड। ये बुक मेथड है, लेकिन लैब के अंदर हम इसको ऐसे बनाते नहीं हैं। क्लास 9th में जो है वो कराची बोर्ड के अंदर जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर हमारे प्रैक्टिकल्स में, मैट्रिक क्लास में आपको प्रैक्टिकल्स आएंगे जो गैसेस के प्रैक्टिकल होंगे। 9 में तो नहीं हो सके थे, तो उनमें जो हम बनाएंगे ना हाइड्रोजन गैस को, ऑक्सीजन गैस को, वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के डिकम्पोजिशन करके बनाएंगे। कैटलिस्ट वही होगा MnO2, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, H2O2 के डिकम्पोजिशन करेंगे, तो ये H2O और ऑक्सीजन गैस बनेगा। इस ऑक्सीजन गैस को यहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो स्कूल लैब के अंदर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बना रहे होते हैं, और जो बुक का मेथड है वो क्या है कि पोटेशियम क्लोरेट से बनाना है। बन तो दोनों से जाता है, ठीक है, बट जो हम प्रैक्टिकल में बनाएंगे वो इस मेथड से बनाएंगे स्कूलों में। बात समझ में आ गई किस तरह बनाया जाता है लैब के अंदर, ठीक है बच्चों। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इस्तेमाल। कल हमने देखा था कि जो कंपाउंड होता है H2O2, इसके बारे में बताया था कि दिस इज़ नोन एज व्हाट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कह सकते हैं, और चूँकि वाटर के अंदर एक और ऑक्सीजन ऐड करने पे ये बन रहा है, तो इसी को हम लोग जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कह सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वाटर के अंदर। H2O वाटर होता है, एक और ऑक्सीजन बनाया तो ऑक्सीजनेटेड वाटर बन गया। अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पेरोक्साइड क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 निकल रही होती है, और निकाल कर भी दिखाई थी ऑक्साइड वाले टॉपिक पे कैसा -1 निकल रही होती है। तो आज हम इसके 4 इस्तेमालात को देखेंगे कि 4 जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने कभी देखा है पेरोक्साइड का इस्तेमाल, जो कभी किया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस्तेमाल, नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं, जो इन्फेक्शंस को रिमूव करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब आपको चोट लग गई, आप कहीं गिर गए और आपको चोट लग गई और जो है वो खराश आ गई आपके बॉडी में, तो अब क्या होगा कि उस रास्ते से जरासीम वगैरह आपके ब्लड में शामिल हो सकते हैं, तो इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाता है, ब्लड इन्फेक्शन।
तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फ़ौरन से ज़ख़म को साफ़ करते हैं। उसके बहुत तरीके हैं, कुछ लोग ATS के इंजेक्शंस लगवा रहे होते हैं, कभी कभार डिटॉल से साफ़ किया जाता है, कभी उसको अल्कोहल से साफ़ कर रहे होते हैं, कभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, कभी फिटकरी इस्तेमाल करते हैं, बहुत तरीके हैं, ये सारे एंटीसेप्टिक हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक किस केमिकल को कहते हैं, जो इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक क्या होगा, जो सेप्टिक को रोकेगा, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स, ये क्या करता है, सेप्सिस को प्रिवेंट करता है। सेप्सिस क्या होती है, सेप्सिस असल में एक मेडिकल कंडीशन होती है कि जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाए तो वो सेप्सिस कहलाता है। तो उसी से जो उससे बचाए उससे वो एंटीसेप्टिक कहलाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक एंटीसेप्टिक है। बहुत बार ये जो है वो मेडिकल जो क्लिनिक्स होते हैं उनमें रखा हुआ होता है कि वो ज़ख़म को साफ़ करते हैं इससे। उसमें और भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, पायोडीन भी इस्तेमाल होता है, पायोडीन यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खासियत ये बहुत जलता है, ये इसको जब ज़ख़म पे लगाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा लगता है सुई चुभ रही है, तो ये और बहुत ज़्यादा दर्द देता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। लेकिन उससे क्या होता है, जर्म्स की किलिंग हो जाती है, ठीक है। तो अगर कभी आपको चोट लगी होगी या आपको खराश कभी आई होगी ज़्यादा और आप क्लिनिक गए होगे बैंडेज करवाने के लिए, तो वो ड्रेसिंग करने से पहले साफ़ करते हैं। तो वो साफ़ करने के लिए वो अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनमें से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी इस्तेमाल किया जाता है। पानी जैसा लगता है बिल्कुल ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जलन करता है जब ये ज़ख़म पे लगाया जाता है। तो जलने वाली जगह पे भी इसको लगाया जाता है, कहीं हाथ वगैरह जल गया तो उसमें भी पेरोक्साइड को लगाया जाता है। दुकानों में आप इसको पेरोक्साइड के लिहाज से मांग सकते हो। आपको दुकान किसी मेडिकल स्टोर में जाएंगे ना, आप बोलेंगे पेरोक्साइड दे दो, तो वो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही दे देंगे। उसको मेडिकल स्टोर से पेरोक्साइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये असल में पूरा नाम है इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बहुत ज़्यादा क्लिनिक्स में मतलब इसका काम है एंटीसेप्टिक के तौर पे जो है वो ड्रेसिंग वगैरह करने से पहले इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सेकंड इसका क्या क्या इस्तेमाल है, इट इज़ यूज्ड एज आ ब्लीचिंग एजेंट, इसको ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हाट इज़ ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट किसे कहते हैं, ब्लीचिंग एजेंट करता क्या है, इट रिमूव्स कलर, ये कलर को रिमूव करता है। हर वो चीज़ जो कलर को रिमूव करे उसको हम कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे क्लोरीन वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है, कलर रिमूव कर सकता है कपड़ों में से या स्किन में से। ये नॉर्मली ना इसको अगर कभी हम 9th क्लास में प्रैक्टिकल करवाते हैं ना स्टूडेंट्स को, तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल होता है ऑक्सीजन गैस को बनाने के लिए। तो जब उसको हाथ में डलता है ना, अगर गलती से हाथ में जल जाए तो पहले तो चुभता बहुत है, बहुत ज़्यादा चुभेगा। उसके बाद जहाँ पर गिरेगा ना उस जगह को वाइट कर देगा, वो वाइट कर देगा। वो टेम्प्रोरी वाइट होगा, मतलब वो 1 दिन तक 1.5 दिन तक वो वाइट रहेगा वो जगह, उसके बाद दोबारा स्किन के कलर पे वो आएगा। तो ये ब्लीचिंग एजेंट है, जिस जगह पे गिरता है उसका कलर हटा देता है, समझ गया कि। तो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नॉर्मली जो आपके ये जो कागज़ वगैरह जो आप लिखते हैं, रफ़ कागज़ के रजिस्टर आप ख़रीदते हैं, तो रफ़ कागज़ के रजिस्टर ख़रीदते हैं ना बहुत सारे, तो वो रफ़ कागज़ कौन से कागज़ होती है, रफ़ पेजेस, ये जो फेयर पेजेस होती हैं उन्हीं पे जब लिख दिया जाता है तो तमाम जो रद्दी वाले को आप भेज देते हैं कॉपियाँ वगैरह, वो तमाम कॉपियाँ जाती हैं एक बड़े से ड्रम के अंदर, उसमें डाला जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो क्या करता है, उसका सारा कलर रिमूव कर देता है, जो भी आपने उसमें मार्कर से या पेन से कुछ भी लिखा है। उसके बाद उसको दोबारा उसको प्रेस करके उससे दोबारा जस्ता वगैरह बनाकर मार्केट में ले आया जाता है, इसलिए वो सस्ता भी मिलता है, जो रफ़ कागज़ होता है। तो ब्लीचिंग एजेंट समझ गए, ब्लीचिंग एजेंट किसे कहते हैं, कलर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड तीसरा इस्तेमाल क्या है इसका है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल कंपोनेंट, एज अ फ्यूल कंपोनेंट इन स्पेस रॉकेट्स, इन स्पेस रॉकेट्स एंड सबमरीन्स। तो इसको हम एज अ फ्यूल कंपोनेंट भी इस्तेमाल करते हैं स्पेस रॉकेट्स में और सबमरीन्स में। फ्यूल कंपोनेंट मतलब तो जूज़ होता है ना, जूज़ या पार्ट कह लो, हिस्सा कह लो। और फ्यूल का तो मैंने आपको बताया था, कार्बन में भी ईंधन जिसको जलाया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एज अ फ्यूल कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं 2 चीज़ों में, स्पेस रॉकेट में और सबमरीन में। अच्छा, ऐसा क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एज आ हाइड्रोजन या एज एन ऑक्सीजन सोर्स, because
of the absence of atmospheric ऑक्सीजन। स्पेस रॉकेट में, जो रॉकेट्स आपने देखे होंगे स्पेस रॉकेट में और सबमरीन्स में, स्पेस रॉकेट तो पता है जो खला में जाता है, वैक्यूम में जाता है ना, वो लंबे से होता है रॉकेट, वो खला पार करके चांद पे और मरीख में और डिफरेंट प्लैनेट्स में जाते हैं, उनको स्पेस रॉकेट कहा जाता है। ठीक है, तो स्पेस रॉकेट में आप देखते हैं ना कि फ्यूल उसमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप स्पेस रॉकेट को देखें तो वो उसका बड़ा सा पोर्शन जो उसका जो है वो रॉकेट का तो होता है कि वो फ्यूल उसके अंदर होता है। ठीक है, इसके साथ कुछ प्रोपेलर्स उसके साथ लगे हुए होते हैं, उसके साथ जेट्स के साथ, देखा होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये जेट फायर होता है। तो स्पेस रॉकेट जो होता है ना, इसका जो पूरा बड़ा सबसे बड़ा टैंक होता है ना, वो पूरा फ्यूल होता है, उसके अंदर पूरा फ्यूल भरा होता है, क्योंकि उसको बहुत दूर जाना है ना, चांद पे और उससे भी आगे जाना है, तो बहुत ज़्यादा फ्यूल डाला जाता है। लेकिन आपको पता है फ्यूल को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हवा की गैर मौजूदगी में कोई चीज़ जल ही नहीं सकती। हवा तो चाहिए, एयर तो चाहिए। अब नॉर्मली हम घरों में तो हर जगह पर होती है, तो हर जगह पर सीधा जला देते हैं। बाइक के अंदर भी, बाइक आप चलाते हो तो बाइक के अंदर भी आपको पता है कि ऑक्सीजन चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है। तो बाइक के इंजन में ऑक्सीजन कहाँ से आता है, हवा कहाँ से जाती है बाइक के इंजन में? बाइक के इंजन तो पैक होती है। तो कभी आपने देखा सीट के नीचे से जगह होती है, सीट के नीचे से बाइक के क्या करती है, हवा जाती है, एयर फिल्टर भी लगा होता है जिसमें ट्यूनिंग करता है, उसको चेंज करता है ना। तो एयर फिल्टर क्या, जो कि एयर जा रहा होता है उसके अंदर से, एयर जाता है, फिर फ्यूल जाता है, फिर वो जलता है, तो गाड़ी चलती है। मतलब हवा के बिना कोई चीज़ जल नहीं सकती, सिंपल सी बात है। अब क्या वैक्यूम पे हवा मौजूद है? एयर नहीं है, खला में तो नहीं है। क्या समंदर के अंदर हवा मौजूद है? नहीं। तो वहाँ पर अब हवा में जो रॉकेट जा रहे हैं तो वो कैसे चलेगा? तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप जानते हैं ऑक्सीजन जनरेट करता है, उस ऑक्सीजन को क्या जलने में मदद मिलती है फ्यूल को। तो फ्यूल कंपोनेंट मतलब फ्यूल तो होता ही है, उसके साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डाला जाता है ताकि ऑक्सीजन गैस मिलती रहे, अगर से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बुनियाद पे। इस तरह सबमरीन आपने देखी है, सबमरीन किसे कहते हैं? आबदोज, सुना है आबदोज? यह ज़मीन, वो पानी के अंदर जो कश्ती चलती है, पनडुब्बी भी बोलते हैं उसको, पनडुब्बी भी बोलते हैं, आबदोज भी कहते हैं, सबमरीन भी कहते हैं, है ना। वो आपने कार्टून्स वगैरह में भी देखा होगा, नीचे पानी के अंदर चले जाती है, फिर एक जो है टेलीस्कोप, वो कोई कैमरा वगैरह सा निकलता है ऊपर, दूरबीन जैसा, पेरिस्कोप से देख रहे होते हैं आगे पीछे, तो वो पानी के बिल्कुल अंदर रहती है। अब उसको भी फ्यूल चाहिए आगे जाने के लिए, तो फ्यूल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जब ऑक्सीजन पानी के अंदर तो मिलेगा नहीं उसे, तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑक्सीजन गैस जनरेट किया जाए, ताकि फ्यूल जल जाए। समझ की बात? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया है, ऑक्सीजन सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा और आखिरी इस्तेमाल, इट इज़ यूज्ड टू रीस्टोर पेंटिंग्स। इसको पेंटिंग्स को रीस्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेंटिंग्स को रीस्टोर करने के लिए, देखो पेंटिंग्स जो है ना, जो आप लोग बनाते हैं ना, ऑयल पेंट होता है, जो वाटर पेंट होता है, वो है ना, वाटर कलर वगैरह जो होता है, तो वाटर कलर वगैरह जिस कंपाउंड से बनता है बच्चों, उस कंपाउंड का नाम होता है PbCO3, लेड कार्बोनेट। ये समझ लो वाटर कलर का फार्मूला है ये, या पोस्टर कलर जो होता है, सॉरी, तो उसी से बनाते हैं ना पोस्टर वगैरह, जो आपने देखा होगा पेंटर वगैरह होते हैं, वो उस तरह से ब्रश के थ्रू बना रहे होते हैं। अब लेकिन इसका मसला ये है कि अगर यही पेंटिंग घर पे बहुत देर तक पड़ी रहे ना, तो हल्का हल्का ब्लैक होना शुरू हो जाती है। अगर आपके घर में पुरानी पेंटिंग को पड़ी हुई है तो उसका कलर ख़राब हो गया होगा, ब्लैक टाइप का हो गया होगा, वो डार्क जैसा। होता क्या है कि ये PbCO3 है, जो कि असल में फार्मूला है उस कलर का जो कैनवास पे अप्लाई किया गया है, और हवा में मौजूद H2S है, हवा में H2S भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हवा के अंदर है, ये गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से PbCO3 से रिएक्शन होता है ना, तो बन जाते हैं PbS, इनकी रिएक्शन से बन जाते हैं PbS, लेड सल्फाइड। अब ये PbS कैसा होता है पता है? ब्लैक कलर का कंपाउंड है, इसलिए हवा में मौजूद H2S उस पोस्टर कलर से रिएक्शन करके उसको PbS बना के ब्लैक कर देते हैं, इसलिए पेंटिंग काली पड़नी शुरू हो जाती है 1 साल 2 साल के बाद। अब उस काली पेंटिंग को सही कर रहे हैं, मिसाल की तरह बहुत महंगी पेंटिंग है, बहुत महंगी पेंटिंग है, तो उसको ठीक करना है। अगर उसमें ब्लैकनेस आ गई है तो उसका एक तरीका होता है ख़ास, कि आप उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ा सा रुई में लगाकर उसको जब लगाएंगे ना कलर उस पर, तो वो उसका जो है ना ब्लैक कलर का जो भी स्पॉट है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब PbS के साथ जब हम H2O2 को रिएक्शन करते हैं ना, तो वो लेड सल्फाइड PbSO4 लेड सल्फेट बन जाता है,
जो कि क्या होता है, पेरोक्साइड में हल होकर जो है ना वो ब्लैक PBT ख़त्म हो जाता है। इस तरह से जो पेंटिंग से पुरानी पेंटिंग है जो ख़राब हो रही है उसको वापस बहाल करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, लेड सल्फाइड को हटा देता है, जो ब्लैक कलर का स्पॉट लग जाता है पेंटिंग पर। समझ में आ गए चारों यूजेस। तो ओजोन किसे कहते हैं, ओजोन क्या है भाई? तो ओजोन एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है O3। ओजोन का फॉर्मूला हमारे पास होता है O3। 3 ऑक्सीजन के एटम्स इसके साथ कंबाइन होते हैं इसके मॉलिक्यूल में। और ओजोन खुद क्या है? इट इज़ एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है। जैसे हमने इससे पहले कार्बन के एलोट्रोप्स देखे ना, तो ऑक्सीजन 2 तरह की सूरत में होता है। एक तो हमारे पास O2 होता है ऑक्सीजन, ठीक है, एक तो O2 होता है हमारे पास जिसको हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं, और एक O3 होता है जिसको ओजोन कहा जाता है। तो ओजोन भी हमारे पास एक गैस ही है, इट इज़ अ गैस, यह गैस है। ठीक है, और ये गैस जो है वो हमारे पास कहाँ मौजूद है? 20 किलोमीटर अबव द अर्थ क्रस्ट ये गैस हमारे पास मौजूद है। तो अब मैं बताता हूँ कि इस ओजोन गैस की अहमियत क्या है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन, कि इस ओजोन की क्या अहमियत है। तो देखें, ओजोन की इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे सतह ज़मीन से 20 किलोमीटर अबव, 20 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, मतलब 20,000 मीटर अबव क्या है, जहाँ जहाज़ वगैरह उड़ते हैं उससे भी कहीं ऊपर ओजोन की एक पूरी लेयर है। 20 किलोमीटर एयर अल्लाह ताला ने पूरी एक लेयर बनाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या करता है? ये हमें अल्ट्रा वायलेट शुआओं से बचाता है। ठीक है, तो ओजोन लेयर हमारे पास क्या करता है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम सन। सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को ये रोकता है और उससे हमें बचाता है, जो कि बहुत डेंजरस होती हैं। जैसे कि हमारे पास दिस इज़ द अर्थ, कि हमारे पास अर्थ है, दिस इज़ आवर अर्थ, और इस अर्थ पे ये वाला जो पोर्शन होता है, तो मैं अंदर तो मैंने बताया कि जिस पर हम रहते हैं, ऊपर वाले सतह पर रहते हैं अर्थ की, इसको अलग बोलते हैं क्रस्ट। ये ना अर्थ क्रस्ट कहलाता है ना, ये जिसके ऊपर लोग रहते हैं। और बीच में जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? अर्थ के सेंटर में क्या कहा जाता है? उसको कोर कहा जाता है ना, कोर। और क्रस्ट और कोर के बीच की जो चीज़ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेंटल। तो कोर होता है, मेंटल होता है, फिर जिस पर हम लोग बैठे हुए अभी खड़े हुए, दैट इज़ क्रस्ट। ठीक है, अब क्रस्ट से ऊपर आ जाएंगे। क्रस्ट से ऊपर जो भी चीज़ है हमारे पास वो क्या है? दिस इज़ व्हाट? क्रस्ट से ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है ना, आबो हवा है ना, हवा जो मौजूद है, नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में आपको पता है नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैसेस हैं, ये गैसेस है ना। अब काफ़ी ऊपर अगर आप चले जाओ, यहाँ तक कि 20 किलोमीटर अबव, 20 किलोमीटर जब आप ऊपर जाओगे तो क्या होगे? चारों तरफ एक लेयर आ जाएगी। इस लेयर का हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। अब ये पूरी चारों तरफ से O3 जो है ना वो चारों तरफ मौजूद है 20 किलोमीटर अबव। अब क्या होता है? दूर कहीं पर जो है वो सूरज है, दूर कहीं पर सन है, और सूरज अपनी रोशनी हमें दे रहा होता है जिससे ज़िंदगी हमें मिलती है। तो सूरज की किरणें या सूरज की रोशनी आ रही होती है, ज़मीन की तरफ। लेकिन सूरज जब रोशनी देता है ना, तो उसमें से सनलाइट के अलावा एक तो विजिबल लाइट है सूरज की रोशनी, उसके साथ कोई हार्मफुल रेड्स भी निकलते हैं जो क्या कहलाते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज। तो सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेज में निकलते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज क्या, जब ये अगर आपके स्किन पे आगे टकरा जाए, जैसे इंसान तो अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, अगर स्किन पे आकर ये टकरा जाए तो उससे कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर। तो बहुत ख़तरनाक बीमारी हो सकती है, इंसानों की जान जा सकती है। तो उसके लिए क्या होता है कि ओजोन लेयर जो अल्लाह ने बनाया है, ओजोन लेयर क्या करता है? यूवी रेस को तो रोक देता है, और बाकी जो रे वेव्स हैं उनको अर्थ में जाने देता है, स्टॉप करता है, ये प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से हमारी अर्थ को।
ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है प्लैनेट उसको इससे प्रोटेक्ट कर देता है। अब क्या होता है कि हम ज़मीन में कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं, जैसे पेट्रोल जलता है जब तो उससे गैसेस निकलती हैं, इस तरह से जो फ्रिज वगैरह है उसके कंप्रेसर से गैसेस निकलती हैं, इस तरह बॉडी स्प्रे है कचरा जलाते हैं उससे गैसेस निकलती हैं। तो कुछ गैसेस निकलती है ज़मीन के अंदर से जिसको CFC कहते हैं, CFC गैसेस। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC गैसेस होती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये CFC गैसेस करती क्या है, ये ओजोन जो है ना उसका बॉन्ड तोड़ देती हैं। अब ओजोन में O3 है ना, वो इस O3 के 3 ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ के O3 को O2 में कन्वर्ट कर देती हैं। ओजोन लेयर टूट जाता है। इस तरह जगह जगह से क्या होता है, ओजोन लेयर टूटना शुरू हो जाता है। CFC गैसेस जब आकर ओजोन से रिएक्शन करती हैं, और जब ओजोन लेयर टूटती है तो क्या होती हैं, UV रेस जो है डेंजरस रेस वो अर्थ में आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन की डिजीज़ वगैरह, स्किन की बीमारियाँ वगैरह जन्म लेती हैं। तो ये कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा है जो ओजोन लेयर जो अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन हम उसको इंसान क्या करते हैं, उसको तबाह करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं बाय यूजिंग दीज थिंग्स। लेकिन अब ज़्यादातर चीज़ें जो बनाई जा रही हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाई जा रही हैं, CFC फ्री बनाई जा रही है। अब आप फ्रिज वगैरह देखते हैं ना, तो फ्रिज के ऊपर लिखा हुआ होता है CFC फ्री या ग्रीन लिखा होता है कि ग्रीन फ्रेंडली या एनवायरनमेंट फ्रेंडली, अर्थ फ्रेंडली, ये सब लिखा होता है फ्रिज के ऊपर कोने में। इसलिए लिखा जाता है चूँकि जाहिर सी बात है कि एक एक करके वो जब ओजोन लेयर पूरा ख़त्म हो जाएगा तो इंसान का ज़िंदगी यहाँ पर बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये इंपॉर्टेंस है ओजोन लेयर की, समझ में आ गई बहुत इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसके बाद क्या कि अब इसको लैब में कैसे बना सकते हैं। लैब में बन सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बना सकते हैं। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, लैब प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, सॉरी नॉट ऑक्सीजन गैस, ओजोन, कि ओजोन को लैब में हम कैसे बनाते हैं। देखो नेचर में कैसे बन जाते हैं, नेचर में भी ऐसे बनता है ना, वैसे ही लैब के अंदर भी बनता है। नेचर में कैसे बनता है, ऑक्सीजन गैस तो हवा में है ना, ऑक्सीजन गैस, और जब बिजली कड़कती है, बारिशें होती हैं, बिजली कड़कती है, तो जब ऑक्सीजन गैस से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास होता है तो ये O2 जो है ना वो O3 में कन्वर्ट हो जाता है। जब बिजली कड़कती है तो बिजली के कड़कने से जब वो ऑक्सीजन पे जाकर लगती है ना बिजली, तो ऑक्सीजन जो है ना वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस हज़ारों सालों से, लाखों सालों से दुनिया में चल रहा है, जो कुदरत का एक निज़ाम है वो चल रहा है। अब यही काम हम लैब के अंदर कर सकते हैं। हमारे पास एक मशीन होती है जिसका लोग बोलते हैं ओजोनाइज़र। ओजोनाइज़र किस लिए होता है, ओजोन बनाते हैं उससे। एक माइक्रोवेव ओवन टाइप की मशीन होती है, उसको ओजोनाइज़र कहा जाता है। उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को डालते हैं और हाई वोल्टेज पास कर देते हैं ऑक्सीजन गैस से। जैसे ही हाई वोल्टेज पास करते हैं O2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, O3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब बैलेंस कर लेंगे तो इस तरह से ओजोन की प्रोडक्शन हो जाती है किसके अंदर, हमें लैब के अंदर। तो ये मशीन एक होती है जिसको बोलते हैं ओजोनाइज़र, उसके अंदर किया जाता है। तो जिस तरह से नेचुरल प्रोसेस में जो काम होता है ना, लैब के अंदर भी उसी तरह कर सकते हैं, बट कम अमाउंट में बनता है। नेचुरली तो बहुत ज़्यादा बन जाता है एक बार में, क्योंकि चीज़ें सारी बनाई जा सकती हैं, लेकिन अमाउंट आपके पास वो नहीं हो सकती है। जैसे पानी बनाया जा सकता है, मैंने हाइड्रोजन में बताया था आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन करो पानी बन जाएगा, जैसे कैवेंडिश ने बनाया था। लेकिन वो कुछ कतरे, कुछ बूंद बन सकते हैं पानी के। एक टैंकर पानी बनाने के लिए बहुत खर्चा आपको चाहिए होगा, अगर लैब में बनाना है तो बन जाएगा पानी लैब के अंदर भी, बट खर्चा बहुत होगा, पैसे बहुत लगेंगे। इससे बहुत बेहतर है कि बंदा नेचुरल तरीके से वो पानी हासिल कर ले, है ना, किसी दरिया से या इस तरह कहीं और से। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास होगा यूजेस ऑफ ओजोन, ओजोन के इस्तेमालात। ओजोन का इस्तेमाल कहाँ है इंडस्ट्री में, एक ये तो हमें पता है, इंपॉर्टेंस हमने देख ली। इंडस्ट्री में भी कहीं कहीं ओजोन इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो पहला, इट इज़ यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। तो कभी कभार आप देखते हो ना किसी मिनरल वाटर के ऊपर लिखा हुआ होता है ओजोन ट्रीटेड वाटर या O3 ट्रीटेड लिखा होता है, O3 या ओजोन ट्रीटेड लिखा होता है, ओजोन ट्रीटमेंट। तो ओजोन से क्या करता है, एंटीसेप्टिक है ये, वाटर प्यूरिफिकेशन है ये, पानी को साफ़ करने के लिए, उसके जरासीम को पानी से मारने के लिए भी ओजोन का इस्तेमाल किया जाता है, पहला काम। और दूसरा काम, इट इज़ अ ब्लीचिंग एजेंट। ये एक ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट तो मैंने पहले बता दिया, कलर रिमूव करने के लिए जैसे हम इस्तेमाल कर रहे थे ना पीछे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वैसे ही ओजोन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी कलर को रिमूव कर सकता है, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है ऑक्सीजन बेस्ड कंपाउंड होते हैं ज़्यादातर जो वो कलर रिमूव कर देते हैं। समझ आ गई बात सारी कि ओजोन क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, और ओजोन लैब में कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में क्या इस्तेमाल इसके। क्लियर है सारे।